नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। तो अपनी टेस्ट सीरीज के जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारा आज यह टेस्ट सीरीज का 4th सेशन है। बाकी जो 3 सेशन है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप अपना स्तर जांचिएगा दोस्तों, तथा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड से, 10 सामान्य ज्ञान से, टोटल क्वेश्चन 25 होंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हिंदी से, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, तन मन के बीच में कोमा, मन और धन के बीच में यहाँ पर आएगा और, तन कोमा मन और धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं के बाद आएगा यहाँ पर पूर्ण विराम। तो तथा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम कोमा और तथा पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। ऑप्शन ए रेखा और चित्र, ऑप्शन बी रेखा बोल उठी, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन डी रेखा चित्र। दोस्तों अगर क्वेश्चन याद ना भी हो तो कैसे आंसर लगाया जाता है, अपने आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है। जो क्वेश्चन में चीजें दिख रही हैं उसको ऑप्शन में से काट दीजिए आप। लिखा गया है लिखित रेखा चित्र, तो रेखा और चित्र ऑप्शन ए, बी तथा डी में दिया गया है। यह आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है जैसे ये आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। करेक्ट आंसर आपके सामने खुद ब खुद सामने उपस्थित हो जाएगा, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है। यह इतनी बड़ी पंक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1535 में 1535 में किसका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा सूरदास जी का जन्म 1535 में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। ऑप्शन ए विकट, बी असाध्य, सी भयानक, डी घातक। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जो ठीक ना हो सके, असाध्य। आगे बढ़ते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दिग्ग स्वर, पलुत स्वर। हर्ष स्वर जिसका उच्चारण में कम ध्वनि, कम श्वास का प्रयोग किया जाए। दिग्ग स्वर में हर्ष स्वर से ज्यादा और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर यानी कि सबसे ज्यादा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आप, जिनका उच्चारण नासिक से किया। दोस्तों ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट होगा, जिनका उच्चारण गागर, ये भी नहीं होगा। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे कम समय हर्ष स्वर के उच्चारण में, उसके बाद दीर्घ स्वर के, उसके बाद प्लुत स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पर, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ, डी अमरनाथ। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी केदारनाथ से ही गौरी कुंड से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए आपके पास नारायण दत्त तिवारी, यह तो दोस्तों मुख्यमंत्री थे हमारे निर्वाचित, यह तो नहीं होंगे। गोविंद वल्लभ पंत, नहीं दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी राम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, कुछ छात्रों के याद होगी जो सेशन से डेली बेसिस पे जुड़े रहते हैं। कोटेश्वर डैम, ऑप्शन ए रामगंगा, बी अलकनंदा, सी भागीरथी, डी काली। मैंने आपसे बताया था कटोरा लेके कौन भागा था, भगीरथ। तो भागीरथी नदी पर यह डैम बना हुआ है। भागीरथी नदी की लंबाई 205, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली जिसकी लंबाई 252, अलकनंदा की लंबाई दोस्तों 195। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और देख लीजिए, गंगा की लंबाई 96 है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 2525, 25, 25। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जोलजीबी मेला नदियों के संगम केंद्र पर आयोजित होता है। आपसे पूछा गया है जोलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए काली भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन सी काली गौरी, ऑप्शन डी काली
अलकनंदा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, काली और गौरी नदी के संगम पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके जिले की बात करें तो यह पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। पिथौरागढ़ जिले का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7090 70 90। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी पहाड़ संस्थान, ऑप्शन डी कुमाऊं मंडल विकास निगम। दोस्तों पहली बात तो अस्कोट अराकोट अभियान कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, पहाड़ संस्थान द्वारा। इसको आप पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल से कंफ्यूजन मत करिएगा। अस्कोट अराकोट अभियान पहाड़ संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है, यह पिथौरागढ़ में होता है। दोस्तों बात करें अस्कोट अभ्यारण्य की, तो अस्कोट अभ्यारण्य भी दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 599। अगर आपको ऑप्शन में 599 ना दिखाई दे तो करेक्ट आंसर लगाइएगा 600। 599 के राउंड फिगर में 600 आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चीजें बताता रहता हूँ, काली 200 बार मैंने आपसे अभी बताया। इससे दोस्तों क्या साबित हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है उससे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपका समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया जा रहा है। काली की लंबाई मैंने आपसे भी बताया था 252, भागीरथी की लंबाई 205, अलकनंदा की लंबाई 195। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काली नदी की बात 2 बार आ चुकी है, तो काली नदी मीलम ग्लेशियर से निकलती है। यह मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। यह उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बात करें गढ़वाल मंडल की सबसे बड़े ग्लेशियर की, गंगोत्री। अगर बात करें कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडल में सबसे बड़ा ग्लेशियर अर्थात कुमाऊं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। गंगा का जन्म वहीं से होता है। रिंगाल का उपयोग किया जाता है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चूड़ियों में, बी कंबल में, सी मोतीदाना में, डी कालीन कटोरा टोकरी में। जी सही आंसर यही होगा। अब यहाँ पर कटोरा आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, धान का कटोरा कौन सी नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर था कोसी नदी। यह इसको भी आप जानते रहिए दोस्तों। उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन ए बोक्सा, बी राजी, सी भोटिया, डी जौनसारी। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर होगा भोटिया जनजाति की ही उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता है। भोटिया जनजाति वह जनजाति है दोस्तों जो ऋतु प्रवास करती है। जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती है तो यह नीचे घाटियों में आ जाते हैं, तथा जब ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है तो यह अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों पर ऊंचाई पर चले जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जौनसारी। अगर बात करें जौनसार क्षेत्र कौन सा है, तो यह देहरादून की 3 तहसील को मिलाकर बनता है, चक्राता, त्योनी, कालसी। 3 तहसीलों को मिलाने से जो सम्मिलित क्षेत्र बनेगा उसको ही जौनसार क्षेत्र कहा जाता है। जौनसारी जाति के हमारे जो देवता है वह महासू देवता हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा जिला है? तो करेक्ट आंसर होगा चंपावत। इसका क्षेत्रफल है 1766। दोस्तों ये चीजें मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि सबसे बड़ा चमोली 80-30, चंपावत सबसे छोटा 1766। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? जिस छात्र को इसका आंसर ना भी पता हो वो भी आंसर लगा सकता है, बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राजधानी में ही सबसे ज्यादा नगर होंगे, गांव तो नहीं होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप जान चुके होंगे देहरादून। बात करते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान से। महात्मा गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो करेक्ट आंसर ही डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, चंपारण 1917। जी सही है। असहयोग आंदोलन 1920। बात करें अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, यह हुए तो दोनों 1918 में थे, लेकिन अहमदाबाद की बात की जाए तो हुआ था फरवरी 1918 में, खेड़ा की बात की जाए तो मार्च 1918 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के एग्जाम में आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये कहने को एक था लेकिन इसमें आपसे 4 तथ्य पूछे गए थे। प्राचीन भारत में संगम क्या था दोस्तों? तमिल कवियों का एक संघ या मंडल, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, तमिल बस्ती, महापाषाण कब्रें। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी डी, तो सिरे से कट जाते हैं, ये तो नहीं होंगे। तमिल कवियों का यह एक संघ था, एक मंडल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? ऑप्शन ए विजयनगर राजाओं ने, बी बहमनी सुल्तानों ने, सी चंदेल राजाओं ने। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? क्या था जो भी यहाँ पर लिखा है दोस्तों। ऑप्शन ए गांधी आश्रम, बी सत्याग्रह आश्रम, सी फिनिक्स आश्रम, डी दांडी आश्रम। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम। बात करें ऑप्शन सी पर अगर आप दृष्टि डालें, फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? अफ्रीका में दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है उत्तराखंड जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म निकलते हैं उनके अंतर्गत। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रही थी? आपसे पूछा गया है उनकी रणनीति क्या थी, उनकी भूमिका क्या थी। ऑप्शन ए अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना 1906 से 20 तक के अंतर्गत उनकी उनकी भूमिका दोस्तों राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मैं आपसे अर्थ बता दूं, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है वह देश जिसका कोई अपना धर्म ना हो, सभी धर्म वहां पर इक्वली रहते हों दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, उनमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों जल्दी मत करिएगा, यहाँ पर लिखा गया है नहीं, तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो 1.25 मार्क्स आपका निगेटिव में जाने से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। ऑप्शन ए मूक नायक, ऑप्शन बी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत समाज, ऑप्शन डी इक्वलिटी जनता। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाने की ट्रिक क्या होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए मूक नायक, यह तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी इक्वलिटी जनता, यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर कहाँ पर है? या तो बहिष्कृत भारत या फिर बहिष्कृत समाज। तो यहाँ पर देखिए बहिष्कृत समाज ही हमारा आंसर होगा। BR अम्बेडकर जी ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वलिटी जनता तीनों ही पत्रिकाएं का संपादन किया था, निकाली थी, लेकिन बहिष्कृत भारत उन्होंने नहीं निकाली थी। बहिष्कृत समाज उन्होंने नहीं निकाली थी, बहिष्कृत भारत उन्होंने निकाली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन आजाद करने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947, 30 जून 1948। जो नए छात्र होते हैं दोस्तों एग्जामिनर उनको बहुत प्यार से फंसा लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी में ही आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त 1947। करेक्ट आंसर यह नहीं होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं 30 जून 1948 को आज़ाद करने की स्वशासन देने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था वह कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था तथा कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहा था। यह सबसे पढ़ा लिखा था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। बदायूं ने इसकी मृत्यु पर कहा था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अनपढ़ राजा कौन था? अकबर, लेकिन अकबर महान हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है दोस्तों कि जो पढ़ा लिखा हो वही महान होता है, अनपढ़ भी महान हो सकते हैं। इतिहास इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? ऑप्शन ए इलाही, ऑप्शन बी जलाली, ऑप्शन सी शनशाह, ऑप्शन डी अशरफी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों शनशाह। सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा सोने की मुद्रा शनशाह थी। यहाँ पर दूसरा तथ्य और जानिएगा, अगर बात क्वेश्चन आया कि सबसे प्रचलित कौन थी, सबसे प्रसिद्ध कौन थी, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इलाही। अगर बात करें सबसे बड़ी तो शनशाह, सबसे प्रचलित सबसे प्रसिद्ध इलाही। दीन इलाही की अकबर ने स्थापना कब की थी? याद रखिएगा 1582 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इबादत खाना की 1575 में, जजिया कर 1564 में। ये सभी तथ्य कंठस्थ कर लीजिएगा। भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने, हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी फाहियान। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आप सभी जानते हैं सिल्क मार्ग यानी कि कनिष्क ने। आज की टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
हमारे करंट के सेशन से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए तथा अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।